हेलो फ्रेंड्स, हम भोजन के अवयव वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं और उम्मीद करता हूँ आपको इससे पहले वाला जो वीडियो है वो पसंद आया होगा और बिल्कुल ही सरल भाषा में बनाया गया वो वीडियो है और आगे भी आपको सरल भाषा में और आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट चीजों को मद्देनजर रखते हुए वीडियो को तैयार किया जा रहा है और आगे भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ लिया था कि सबसे पहले हमने विज्ञान क्या है उसके बारे में देखा, विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का वर्णन किया। उसके अंदर हम फिर जीव विज्ञान से शुरू करा है और जीव विज्ञान के अंदर में भोजन का अवयव वाला टॉपिक हमने शुरू करा और भोजन के अवयव में हमने देखा कि भोजन की हमें आवश्यकता क्यों है, भोजन क्या काम में, भोजन क्या कहलाता है, आवश्यकता क्यों है, भोजन के स्रोत कौन से होते हैं, ग्रहण करने के आधार पर जंतु कितने प्रकार के होते हैं। जब हम पादपों की बात करेंगे तो पादपों से रिलेटेड पूरे इस प्रकार से अलग अलग टॉपिक बनेंगे। अभी हम जंतुओं से बात कर रहे हैं और जंतुओं में हमने देखा कि उनके मुख्य अवयव कौन कौन से हैं, उनके बारे में हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जल, विटामिन, खाद्य रेशे, खनिज लवण, ये क्या है, भोजन के प्रमुख अवयव हैं। हम उन सब के बारे में एक एक के बारे में अध्ययन कर रहे थे और हमने कार्बोहाइड्रेट को पूरा देख लिया था। अब हम आगे पढ़ने के लिए जा रहे हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही आप मेरे वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत सी चीजें सीखने लायक मिलेंगी। अगर आप आधा अधूरा वीडियो देखते हैं तो बहुत सी चीजें क्या हो जाती है, मिस हो जाती है। और मैंने पूरी 6 से लेकर 10 की जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा वीडियो तैयार किया जाता है। जो किसी भी एग्जाम के लिए कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं आपको टॉपिक वाइज पूरा पढ़ाया जाएगा। आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं वो उस हिसाब से आप पढ़ते रहिए। वैसे ये बेसिक टॉपिक है, हर बुक हर कंपटीशन में और स्कूल में आप लाइफ में पढ़ना ही है। जैसे कि अपन भोजन को पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक आपको 6 में भी मिलेगा, 7th में भी मिलेगा, 9th में भी है, 10th में भी है। अलग अलग कक्षाओं में इन टॉपिकों के बारे में अलग अलग बताया गया है और उन सबको जोड़कर आपके लिए एक वीडियो तैयार की जाएगी। आप स्कूली शिक्षा से और अगर 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको ये वीडियो देखना आवश्यक है, क्योंकि मैं पुराना लेकर अगर आ रहा हूं, आप अगर भूल गए तो आपके लिए नया तैयार हो जाएगा। प्रोटीन हम शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले मैंने बात करी थी कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है मैंने अच्छे से बता दिया था। कार्बोहाइड्रेट की कमी से शरीर की कार्य क्षमता में कमी आ जाती है और उससे होने वाले रोग का नाम होता है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया। और इस रोग में होता क्या है, कार्य क्षमता में कमी, मतलब हम कार्य नहीं कर पा रहे तो हम क्या कर रहे हैं, कमजोर महसूस कर रहे हैं तो चक्कर आना, ठीक है, चक्कर आना, सिर दर्द होना, अपने आप को थका हुआ महसूस करना, ये नॉर्मल सी बीमारी है। हम अगर इन चीजों को बराबर अपन ग्रहण कर रहे हैं तो ये कोई नहीं होगा। बस रोग का नाम याद रखना है। कभी कभी क्या पूछ लेता है कि आजकल ट्रेंड चेंज हो गया है, आपको डायरेक्ट नहीं पूछता है कार्बोहाइड्रेट से होने वाली बीमारी का नाम क्या है, आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, इसके बाद सब चीजों के लिख देता है, सामने रोगों का नाम लिख देता है और हमको कहता है कि इनका मिलान कीजिए। तो इस प्रकार का जब आता है तो इसलिए हमको इनके रोगों के नाम याद रखने हैं। कार्बोहाइड्रेट से होने वाले रोग का नाम हाइपोग्लाइसीमिया है। चलो अब देरी ना करते हुए हम प्रोटीन को शुरू करते हैं। प्रोटीन किसका है, तो प्रोटीन भी क्या एक तरह का कार्बनिक यौगिक है। कौन कौन से हैं कार्बनिक यौगिक के, मीन्स क्या होना चाहिए, तो कार्बन है, प्लस क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये 3 तो है ही सही इसमें, प्लस अब और इसमें क्या है, इसमें नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, प्लस इसमें सल्फर भी है, ठीक है। इस 5 प्रकार के तत्वों के मिलकर एक यौगिक का निर्माण होता है और यह हमारे शरीर में किस प्रकार के यौगिक के रूप में पाया जाता है, एमिनो अम्ल के रूप में, ठीक है। अब जब भी हम प्रोटीन की बात करेंगे तो हम ये डायरेक्ट लिखा हुआ था कि एमिनो अम्ल मींस किसकी बात हो रही है, प्रोटीन की बात हो रही है। एमिनो अम्ल के रूप में पाया जाता है। हम जो प्रोटीन ग्रहण करते हैं अगर बाह्य किसी भी खाद्य से, तो वो प्रोटीन सीधा हमारे शरीर में उपयोग में नहीं आता है, उसको किस में परिवर्तित किया जाता है, एमिनो अम्ल के रूप में पाया जाता है। शरीर में 20 प्रकार के एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। हम इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे, कौन क्या क्या है क्या नहीं, बस ये अभी बताया जा रहा है। 20 प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं, अमीनो अम्ल।
एमिनो अम्ल बनते कहाँ पर है उसकी बात करें, जब हम कोई भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। जब मैं पाचन क्रिया बताऊंगा तो उस पूरी चीजों को बताऊंगा। फिर से भोजन क्या है, भोजन की शुरुआत कहाँ से होती है, पचना कहाँ शुरू होता है। चोटी आपका एक भाग है शुद्धांत, ठीक है। शुद्धांत के अंदर इस प्रोटीन का अपघटन होकर क्या बनता है, एमिनो अम्ल बनता है। और एमिनो अम्ल को किसके द्वारा अवशोषण किया जाएगा, आंतों के द्वारा इसको क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। और शरीर के जिस भाग को आवश्यकता होती है वहां पर एमिनो अम्ल को पहुंचाया जाता है। क्या ध्यान रखना है, शुद्धांत के अंदर क्या हो जाता है, एमिनो अम्ल बनते हैं और वहां से इसको आंतों में अवशोषित किया जाता है और शरीर में पहुंचाया जाता है, ठीक है। शरीर में तो यह बन गया, हमको कहां से मिलेगा, इसके स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या स्रोत होंगे, कहां से मिलेगा। मैंने पहले बताया प्रोटीन सबसे ज्यादा कहां पे होता है, दाल, ठीक है। वैसे क्या है, ये प्रश्न कंपटीशन में कहीं नहीं आता है कि किससे मिलता है किससे नहीं, क्योंकि ये सब लगभग चीजें हर में मिलती हैं। दाल के अंदर आपको प्रोटीन मिलेगा, विटामिन भी मिलेंगे, तो वो ऐसे प्रश्न नहीं आते। ये स्कूली स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए, उनको ये लिखना होता है दाल है, अंडे हैं, ठीक है, उसके बाद दूध है, हरी सब्जियां, लगभग हरी सब्जियों में सब चीजें पाई जाती है। संतुलित आहार का मुख्य बिंदु अगर हरी सब्जियां हैं तो इस प्रकार के भोजन में मछली भी आ जाएगी इसमें, ठीक है, मांस मछली भी आप लिख सकते हो। ये इसके क्या है, स्रोत है कि कहां कहां से हमको ये प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कि ये कार्य क्या करता है, एक एक चीजों के बारे में पूरा पढ़ेंगे हम, ठीक है। कार्य से पहले हम देखेंगे आवश्यकता क्यों पड़ी इसकी, कार्य बाद में देखेंगे आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता क्यों है, हम प्रोटीन क्यों ग्रहण करते हैं। मैंने जब पहला वीडियो बनाया उसमें ही बताया कि जब हम कोई चीज पढ़ रहे हैं तो एक अच्छे स्टूडेंट की ये होना ही चाहिए कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, हम ग्रहण क्यों कर रहे हैं। ग्रहण करने का मुख्य कारण क्या है, जैव रासायनिक क्रियाओं को संपन्न कराते हैं, एक तो ये, ठीक है। दूसरा इसका जो काम है वो है कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन के बारे में हम पढ़ेंगे पूरा। कोशिका विभाजन, और कोशिका विभाजन हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है, कहीं की कोशिका टूट रही है तो कोशिकाओं की मरम्मत, इसमें ये क्या होते हैं, सहायक होते हैं, ये इसकी आवश्यकता है। अब हम आगे देखेंगे, एक एक चीज आप नोट डाउन करते जाइए, मैं पूरा लिखवा रहा हूं आपको, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रोटीन के कार्य क्या क्या होते हैं, कि प्रोटीन क्या क्या कार्य करता है। दो कार्य तो यही हो गए, जैव रासायनिक क्रियाओं में ये सहायक है, कोशिका विभाजन और कोशिकाओं की मरम्मत करने में सहायक है। एक इंपॉर्टेंट कार्य यह है कि कार्बोहाइड्रेट जो शरीर को क्या दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है। कार्बोहाइड्रेट व वसा, इनकी कमी होने पर, कमी हुई तो हमको ऊर्जा देने का काम कौन करेगा, ऊर्जा देने का कार्य करते हैं कौन, ये प्रोटीन। जब कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी होती है तो ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। एक कार्य और है इनका, दो वो हो गए हैं, एक और लिख दो, मानसिक शक्ति में विकास करते हैं, मानसिक शक्ति का विकास करने में ये क्या है, सहायक है, ठीक है। ये सब चीजें क्या होती हैं कि ऑप्शन में लिखा हुआ आता है कि अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी है तो हमें उसके बाद ऊर्जा देने का कार्य कौन करेगा। ऑप्शन में विटामिन लिखा होगा, खनिज लवण लिखा होगा, ऊर्जा देने के काम ये करेंगे, ठीक है। अभी मैं थोड़ी देर बाद विटामिन वगैरह पढ़ाऊंगा तो उसमें सब अलग अलग चीजें आपको बताई जाएंगी। तो ऊर्जा देने का कार्य कौन कर रहा है, प्रोटीन कर रहा है। अब हमने बात करी कि एमिनो अम्ल की बात कर रहे थे हम, एमिनो अम्ल मैंने कितने प्रकार के बताए, 20 प्रकार के एमिनो अम्ल बताए हैं। और 20 प्रकार के एमिनो अम्ल में 10 प्रकार के एमिनो अम्ल जो हैं वो हमारा शरीर स्वयं बना लेता है। क्या कर रहा है, इसको शरीर क्या बना लेता है, स्वयं बना लेता है, ठीक है। परंतु जो बाकी के 10 हैं उसको हमारा शरीर नहीं बना पाता है, और उन 10 को क्या बोलते हैं, अनिवार्य एमिनो अम्ल। क्या बता रहा हूं मैं ये बता रहा हूं कि 20 प्रकार के एमिनो अम्ल हैं जिसमें 10 हमारा शरीर स्वयं बना लेता है, परंतु 10 हमारा शरीर नहीं बना पाता है। हमको कहां से ग्रहण करते हैं, इन्हें पढ़ते हैं, बाह्य जो खाद्य पदार्थ हैं वहां से हमको क्या करना पड़ रहा है, ग्रहण करने पड़ रहे हैं।
इस प्रकार के एमिनो अम्लों को क्या बोला जाता है? अनिवार्य एमिनो अम्ल। और प्रश्न यहां से बैठता है कि इनके हमको क्या याद रखने पड़ते हैं? नाम याद रखने पड़ते हैं। ठीक है, नाम याद रखने के लिए आपको क्या बताई जाएगी? ट्रिक बताई जाएगी। उस ट्रिक के अनुसार आप क्या करेंगे? इन सब के नाम याद रख लेंगे। क्या याद रखेंगे? टीवी, मिल, पथ, ये वाली चीज आपको याद रहेगी तो आपको 10 नाम याद रहेंगे। टी से अपन शुरुआत करते हैं। ठीक है, थ्रियोनिन। एक एक शब्द धीरे धीरे मैं बोल रहा हूं, समझ जाए। टी से है थ्रियोनिन, वी से है वेलिन, वी से है वेलिन। ठीक है, टीवी। एम से है मिथायोनिन, मिथायोनिन। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया, मिथायोनिन। ठीक है, इसके बाद क्या रहा? आई आ रहा है। आई से है आइसोल्यूसिन, आई से क्या है? आइसोल्यूसिन। उसके बाद कौन है? एल, एल से है ल्यूसिन। याद रह जाएगा आपको, बिल्कुल आसानी से बताया जा रहा है, ल्यूसिन। उसके बाद क्या है? फिर से एल है तो लाइसिन। इसके बाद कौन है? पी है तो पी से है फेनिल एनालिन। ठीक है, फेनिल एनालिन। उधर आपको दिखेगा नहीं, मैं ऊपर लिख देता हूं। फेनिल एनालिन। उसके बाद ठीक है, ए से है आर्जिनिन, आर्जिनिन। ठीक है, उसके बाद कौन आ रहा है? टी, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। और लास्ट कौन बचा? एच, एच से हिस्टिडीन। अब क्या होता है? प्रश्न इस प्रकार से आता है कि निम्न में से अनिवार्य एमिनो अम्ल कौन सा नहीं है? 3 इनमें से नाम देता है और एक इनमें से कोई नाम दे देता है। अगर हमको ये नाम याद है तो वो नाम नहीं याद है तो भी हम हमारा क्वेश्चन बना सकते हैं और उसका आंसर हम दे सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। ये वाला जो है ट्रिप्टोफैन, ये सबसे जटिलतम एमिनो अम्ल है। ठीक है, ये जटिलतम सरलतम क्या अभी थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। ये क्या है? सबसे जटिलतम एमिनो अम्ल है। मिथायोनिन, ये मिथायोनिन जो नाम है वो सल्फर युक्त है। मैंने बोला है ना कि वो नाइट्रोजन और सल्फर भी पाए जाते हैं, ये सल्फर युक्त है। अब जटिलतम की बात करी है तो एक और नाम है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन भी क्या है? एमिनो अम्ल है, परंतु ये अनिवार्य एमिनो अम्लों में नहीं आता है, जो शरीर खुद बना सकते हैं वो है। और ये कैसा है? सरलतम, सरलतम एमिनो अम्ल है। जटिलतम कौन है? ट्रिप्टोफैन। ग्लाइसिन क्या है? सरलतम। मिथायोनिन क्या है? सल्फर युक्त। क्वेश्चन आता है कि निम्न में से सबसे जटिलतम एमिनो अम्ल कौन सा है? कोई भी 4 नाम दे देगा, उसमें एक ऑप्शन ये होगा, तो हमको ये याद होना चाहिए कि ट्रिप्टोफैन जो है वो क्या है? जटिलतम है। अगर सरलतम की पूछे तो ग्लाइसिन है, सल्फर युक्त है, वो क्या बोला जाएगा? तो इन चीजों को याद रखें। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो साथ में मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करते रहें। बहुत से स्टूडेंट हैं मेरे जो सब्सक्राइब किए हुए हैं और बहुत से बिना सब्सक्राइब किए हुए भी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें। ठीक है, ये हो गया। अब बात करता हूं मैं सरलतम और जटिलतम क्या है उसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली जो प्रोटीन है उनके अगर प्रकारों की बात करें तो उनके बंधनों के आधार पर उनके प्रकार बताए गए। बंधन मतलब बॉन्ड, जो बंध कहते हैं हम। ठीक है, उसके आधार पर प्रोटीन के प्रकारों को बांटा गया है। क्या है वो बात करते हैं। पहला प्रकार, उसका नाम है प्राथमिक प्रोटीन। इसको प्राथमिक एमिनो अम्ल भी बोला जाता है, कोई भी बोले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोटीन और एमिनो अम्ल एक ही चीज है, हमारे शरीर में एमिनो अम्ल के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए ये प्राथमिक प्रोटीन के अंदर क्या होता है? ओनली पेप्टाइड बंध ही होता है, पेप्टाइड बंध। ठीक है, ये बंध क्या है? सहसंयोजक बंध वगैरह जो केमिस्ट्री पढ़ेंगे उसके अंदर ये पढ़ेंगे अपन। ठीक है, पेप्टाइड बंध अकेला पाया जाता है। 2 नंबर पे बात करें तो द्वितीयक प्रोटीन या द्वितीयक एमिनो अम्ल, दोनों लिख सकता हूं, मैंने आपको बताया है। द्वितीयक एमिनो अम्ल। ठीक है, द्वितीयक एमिनो अम्ल में क्या हो जाएगा? पेप्टाइड बंध तो होगा ही सही, प्लस इसके साथ एक और चीज जुड़ जाएगी और उसका नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन
बंध भी इसके साथ जुड़ जाएगा। तीसरे नंबर पे बात करते हैं, ठीक है, तृतीयक, ठीक है, तृतीयक कौन सा है, तृतीयक एमिनो अम्ल। इसमें 3 प्रकार के बंध आपको मिलने वाले हैं। एक तो पेप्टाइड है, प्लस हाइड्रोजन है, ठीक है, प्लस नाइट्रोजन है, ठीक है। ये 3 प्रकार के बंध आपको मिल जाएंगे। उसके बाद है चौथा, उसको बोलते हैं चतुर्थ एमिनो अम्ल। और इसमें क्या है, ये तृतीयक जो एमिनो अम्ल है उसके समूह है बहुत सारा। तृतीयक एमिनो अम्ल का जो है बहुत सारे समूह से मिलकर क्या बनाया गया है, चतुर्थ बनाया गया है। क्या बोलेंगे हम, तृतीयक एमिनो अम्लों का समूह। क्या देखना है आपको, 4 प्रकार के प्रोटीनों के प्रकार बताए गए, प्राथमिक प्रोटीन, द्वितीयक प्रोटीन, तृतीयक प्रोटीन और चतुर्थ प्रोटीन। कोई नाम में कठिनाई नहीं है, परंतु क्या याद रखना है, प्राथमिक प्रोटीन सरलतम प्रोटीन है, एक अकेला बंध होता है पेप्टाइड बंध, इसमें 2 बंध है, इसमें 3 बंध है। और यहाँ पर ये क्या बहुलक है, किसके, तृतीयक एमिनो अम्लों के कई सारी श्रृंखलाएं जुड़कर ये बनाते, जो जटिलतम हम कह रहे हैं वो ये है, ये सरलतम है। मींस ग्लाइसिन जो पाया जाएगा वो प्राथमिक प्रोटीनों में हो जाएगा, और जो हमने बात करी थी सबसे जटिलतम कौन है, ट्रिप्टोफैन, वो चतुर्थ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा। प्रोटीन की कमी होने से हमें 2 प्रकार के रोग होते हैं, ठीक है, प्रोटीन की कमी। जब भी प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो पहला रोग होता है क्वाशियोकोर, क्वाशियोकोर, ठीक है। क्या होता है इस रोग में, इस रोग में क्या होता है, भूख नहीं लगती है, भूख नहीं लगना एक है। और दूसरा इसका जो लक्षण है उसमें क्या होता है, शरीर में सूजन आ जाना है, दोनों याद रखना। क्वाशियोकोर में क्या होता है, भूख नहीं लगती है और क्या हो जाता है, सूजन आ जाती है। दूसरे नंबर पे ये प्रोटीन की कमी कब होगी, जब कुपोषण के शिकार होंगे तो ये होना स्वाभाविक है, ठीक है। दूसरा है मेरस्मस, मेरस्मस रोग। इस रोग में क्या होता है, इसमें शरीर कमजोर पड़ जाता है। एक्चुअली बुखार भी आया तो शरीर तो क्या हो जाता है, कमजोर पड़ना स्वाभाविक है, तो कमजोर शरीर पड़ना। और इसमें दूसरा जो इंपॉर्टेंट जो लक्षण दिखाई देता है वो क्या होता है, आंखें अंदर धस जाती हैं, आंखें धस जाना, ठीक है, आंखें अंदर धस जाती हैं, जिसकी वजह से इंसान को दिखाई थोड़ा कम देना होगा। इसमें सूजन हो जाती है। 2 रोगों के नाम याद रखना है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, क्वाशियोकोर और ये मेरस्मस, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से हाइपोग्लाइसीमिया। इस प्रकार से सारों के एक के रोग पूछते हैं, उनके सामने मिल रख देते हैं और हमको उनका मिलान करना होता है। इस प्रकार के आपको प्रश्न हो जाएंगे। ये पूरा आपको मैंने प्रोटीन के बारे में सब कुछ बता दिया। प्रोटीन शरीर में किस रूप में, एमिनो अम्ल के रूप में कौन सा बॉन्ड होता है, तो पेप्टाइड बंधों का बहुशंखलक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वसा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, प्रोटीन पढ़ लिया, तीसरे नंबर पे हम पढ़ रहे हैं वसा। क्या है वसा, उसके बारे में बात करेंगे। वसा शरीर में किस रूप में पाई जाती है, वो सब चीजों के बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। वसा एक्चुअली क्या है उसकी बात करें तो ये क्या है, ग्लिसरॉल के एस्टर है, ठीक है। क्या है इसको याद रखना, ग्लिसरॉल के एस्टर है। अब आपको ये एस्टर पहली बार सुनने में आ रहा होगा जब आपने साबुन को पढ़ा होगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा तो कोई बड़ी बात नहीं है, जब मैं पढ़ाऊंगा उसके अंदर आपको पढ़ा दिया जाएगा। बाकी ये छोटी छोटी क्लासों में तो कहाँ, 10th में तो आपको मिल जाएगा साबुन वाला, वो तो 9th में भी शायद में भी नहीं है, पर 10th में है। एस्टर का क्या है, ये ग्लिसरॉल के एस्टर है, वसा है, ठीक है। एक्चुअली अब बात करते हैं ये इसमें क्या काम में आता है, किस रूप में होता है। जो वसा होती है एक तरह की क्या है, चर्बी है, और ये क्या हो जाती है हमारे जल में, ये विलय नहीं है, जल में घुलनशील नहीं है, क्या याद रखना है आपको, ग्लिसरॉल के एस्टर है। इसमें कुछ ज्यादा याद रखने जैसा नहीं है, बिल्कुल इजी है, ठीक है। जल में क्या है, ये घुलनशील नहीं है,
अब बात करते हैं दूसरा, ठीक है, कि क्या क्या चीजें ये हमारे शरीर में दो प्रकार से पाई जाती है। हमारे शरीर में एक तो ये क्या पाई जाती है, ठोस रूप में पाई जाती है, और एक किस रूप में पाई जाती है, द्रव के रूप में पाई जाती है। ठीक है, ठोस रूप में जिसमें पाई जाती है उसको तो नाम बताया गया है चर्बी। ठीक है, ये चर्बी कहलाती है। और द्रव रूप में जो पाई जाती है उसको बोलते हैं वसीय तेल। ठीक है, ये याद रखना आपको, ठोस रूप में चर्बी के रूप में जाएगी, ये क्या कहलाता है, वसीय तेल कहलाता है। और ये तेल आपको पता है कि ये तेल जो होता है वो क्या होता है, कभी भी पानी में नहीं घुलता। आपको कभी डाला होगा आपने, क्या हो जाता है, पानी के अंदर आप तेल को डालना तो तेल ऊपर ऊपर तैरने लग जाता है, इसलिए घुलनशील नहीं है, एक तरह का तेलीय पदार्थ है। अगर ये तेलीय बात कर रहा हूं तो ये वसा जो होगी वो कैसी होगी, चिकनी होगी, वो भी बात ध्यान रखनी है। शरीर में मैक्सिमम कहां पर पाई जाती है, कि त्वचा के नीचे। ठीक है, अभी धीरे धीरे सब बताया जा रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, त्वचा के नीचे पाई जाती है, जो क्या करती है, त्वचा के नीचे पाई जाती है और साथ में क्या कर रही है, कि आंतरिक भागों की सुरक्षा, आंतरिक भागों की सुरक्षा त्वचा के नीचे पाई जाती है। अगर हमको बाहर से कोई डैमेज हो रहा है तो ये क्या आती है, वसा बीच में आ जाती है और आंतरिक भागों की हमारे क्या हो रही है, सुरक्षा हो रही है। अब इंपॉर्टेंट बात ये एक और बता रहा हूं मैं, कहां पर लिखूं, यहाँ ये जो क्या बोलते हैं वसा, ये वसा जो होती है वो पूर्ण रूपेण उष्मारोधी होती है। ठीक है, थोड़ा सा एग्जांपल आपको अभी समझ में आ जाएगा कि उष्मारोधी क्या है। उष्मारोधी का मतलब क्या होता है, उष्मा को अपने अंदर आर पार नहीं आने देता है। यही कारण है, ठीक है, यही कारण है, आपने बर्फीले स्थान पर याक वगैरह को देखा होगा, उनकी चमड़ी काफी मोटी होती है, चर्बी वाली चमड़ी होती है, ताकि उनको ज्यादा ठंड नहीं लगे। उष्मारोधी है, वहां पर हम हवा बीच में जा ही नहीं पा रही है, उनको ठंड नहीं लगेगी। इसलिए जो सर्दियों में पाए जाने या फिर ठंडे स्थान में पाए जाने वाले जो जानवर होते हैं उनकी जो त्वचा होती है वो काफी मोटी होती है, उसमें काफी ज्यादा चर्बी होती है, आप जानते भी होंगे। इसी में एक और है, इसकी उष्मारोधी के लिए किसको याद रखोगे, ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले जानवरों की चर्बी, त्वचा जो होती है वो मोटी होती है। एक और इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि वसा जो है वो शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा देती है। ठीक है, सर्वाधिक ऊर्जा लिख सकता हूं मैं यहाँ पर, सर्वाधिक ऊर्जा देने का काम कौन करता है, वसा करती है। यही कारण है कि ऊंट में क्या पाया जाता है, कुबड़, उस कुबड़ के अंदर क्या होती है, चर्बी है एक तरह की, उसने भोजन को क्या कर रखा है, संभाल के रखा हुआ है। जब कई दिनों तक उसको भोजन और पानी नहीं मिलता है तो वो क्या करता है, ऊंट उस कुबड़ में से खा उसके एनर्जी बनाता है, इसीलिए उस ऊंट में कुबड़ पाया जाता है। तो सर्वाधिक ऊर्जा के लिए ऊंट में कुबड़ वाला एग्जांपल याद रखना है। उष्मारोधी के लिए किसको याद रखोगे, ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले जानवर। कितनी ऊर्जा मिलती है, 1 ग्राम से कम 9.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितनी ऊर्जा मिलती है, 9.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। हमने कार्बोहाइड्रेट के लिए पढ़ा था तो उसके लिए हमने पढ़ा था 4 कैलोरी पढ़ा था। ठीक है, और अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन के लिए बात करें, हम 1 ग्राम प्रोटीन युक्त भोजन करते हैं तो हमको 4.4 कैलोरी, ठीक है, ऊर्जा हमको प्राप्त होती है, 4.2 है सॉरी। तो क्या याद रखा हमने, सबसे ज्यादा किसमें मिल रही है हमको, वसा में मिल रही है। ये टेबल बना लेना तो आपको ध्यान रहेगा किसमें ज्यादा है किसमें कम है। वसा में 9.2 है, कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी और प्रोटीन में 4.2 है। तो सबसे ज्यादा किसमें मिलती है, वसा के अंदर हमको मिलती है। अब बात करते हैं कि इसके स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, कि हमको कहां से मिलेगा ये। ठीक है, हमको ये मिलेगा कहां पर, स्रोत हो सकते हैं इसके, जितने भी तेलीय पदार्थ हैं, ठीक है, जितने भी तेलीय पदार्थ है वहां से मिलेगा ये तेलीय पदार्थों से। अब इसके अलग अलग नाम अगर आपको लिखने हैं तो क्या लिखोगे, सब लिख सकते हैं, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, सरसों का तेल, ठीक है, एक बहुत ज्यादा है घी, ठीक है, ये भी ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो ये वाली चीजें भी हमको यहाँ से इसके स्रोत हैं, ये विभिन्न स्रोतों के बारे में इतना कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। 2 प्रकार से हमको मिलता है, ये सब कहां से मिल रहा है वो मैंने लिखा है, घी को अगर काट दूं मैं, ये सब किसमें है, पादपों से। ठीक है, एक नारियल वाला भी लिख देना, ठीक है, नारियल का तेल,
नारियल से। अगर मैं जंतुओं से बात करूं, ठीक है, जंतुओं में अगर वसा से बात करें तो सबसे पहले कौन है, एक तो मांस, ठीक है, अंडे, ये सब चीजें कॉमन है, मैंने पहले ही बताया, इसमें से कोई प्रश्न आपके नहीं आते हैं ज्यादा। दूध, घी, ये सब चीजों से हमको क्या प्राप्त होता है, जंतुओं से इसके स्रोत प्राप्त हो जाते हैं। इसका कार्य क्या हो जाएगा, शरीर को सबसे ज्यादा अधिक ऊर्जा देना है, त्वचा के नीचे संचित रहती है तथा बाह्य भागों से इसको बचाती है। एक और है कि वसा कहां पर पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, उसकी हम बात करेंगे। वसा टेस्ट अपन बात करते हैं, इसको वसा का टेस्ट। ये घटना जो मैं अभी बताने जा रहा हूं वो लगभग हर स्टूडेंट के साथ घटी हो, ठीक है। क्या होता है वो बात करते हैं। हम जब टिफिन लेके स्कूल जाते होंगे, मैं आप थोड़ा सा अपने स्कूल लाइफ में आ जाते हैं। स्कूल लाइफ काफी मजे वाली लाइफ थी। टिफिन लेके जब हम स्कूल जाते थे ना, तो क्या होता, कभी कभी हमारे टिफिन में से सब्जी में से ऑयल निकल कर क्या होता, कॉपी पे गिर जाता था, ठीक है। और ये घटना सबसे ज्यादा कब होती थी, जब हम दोस्त की कॉपी अपने घर लेके गए हैं, उसकी कॉपी पे गिरना होता था। हमारे घर की सब्जी का दोस्त की कॉपी से गड़ा प्यार है, वो वहीं पे गिरती है। और फिर परंतु आपने एक चीज नोटिस की कि अगर ऑयल गिरता है तो पत्ता नहीं फटता है, पेज नहीं फटेगा। वहीं अगर पानी गिरता तो पेज फट जाता। और उसको हम थोड़े समय के बाद देखते हैं तो वो पत्ता क्या हो जाता है, पारदर्शी हो जाता है। ये छोटे छोटे टेस्ट हैं, छोटी क्लासों में बच्चों को बताने के लिए है, और आपको भी बताने के लिए। जब आप टीचर बन जाओगे ऐसी चीजें बताते हो, बच्चे खुश हो जाते हैं। और एक्चुअली ये क्या है, ये टेस्ट है। ये क्या हो जाता है, पारदर्शी हो जाता है। वही चीज किसको बता रही है, उसके अंदर क्या है, वसा है। अगर पानी में वसा होती तो पानी वाला भी पारदर्शी होता, परंतु पानी के साथ ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक है। और ये चीजें आपने देखी भी होगी, ऐसा हो सकता है अक्षर जो होते हैं वो पिछले पन्ने पे दिखाई देने लगते हैं। वो पारदर्शिता का ही कारण है कि हमको आगे वाले अक्षर जो है वो पीछे दिखाई देने लगते हैं। तो ये चीजें वसा का टेस्ट के लिए हो जाएगा। और इसमें सारा इसमें बता दिया। अब आगे देखते हैं हम वसा, ठीक है। वसा सबसे ज्यादा ऊर्जा देती है, ये सब चीजें हमने देख ली, वसा का कंप्लीट हुआ। अब हम, हाँ मैंने टेस्ट अगर वसा का बताया, प्रोटीन का टेस्ट बताना भूल गए। प्रोटीन का टेस्ट, किसी में प्रोटीन है या नहीं है वो कैसे पता करेंगे, ठीक है। क्या करना है, हमें बेसन का घोल लेना है। बेसन का घोल मतलब बेसन और पानी, ठीक है। बेसन के घोल में आप नीला थोथा मिला दें। नीला थोथा क्या कहलाता है, ठीक है, CuSO4, ठीक है, ये नीला थोथा है। प्लस 8 से 10 बूंदे कास्टिक सोडा, ठीक है, कास्टिक सोडा मिला देते। कुछ देर तक इस पूरे घोल को हिलाने पर इसका कलर जो हो जाता है वो बैंगनी हो जाता है। कैसा कलर हो जाता है, बैंगनी कलर इसका हो जाता है। तो हमारे लिए हम क्या पता कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या है, प्रोटीन पाया जाता है। बेसन क्यों लिया मैंने, बेसन किससे बनता है, दाल से बनता है। और मैंने पहले ही बता दिया कि दाल प्रोटीन के भरपूर स्रोत होते हैं। हालांकि इनसे रिलेटेड प्रश्न नहीं आता है, परंतु आपको ये चीजें ध्यान रखनी होती है। हमने एक स्टार्च परीक्षण करा था कार्बोहाइड्रेट के लिए, उसके अंदर कैसा कलर हुआ था, नीला कलर हुआ था। हमने वसा के लिए देखा तो वसा के लिए कैसा कलर हुआ है, वसा का कलर नहीं हुआ है। जो पत्ता है वो कैसा बन गया, पारदर्शी बन गया। अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें से प्रश्न अगर आपके भोजन के अवयव में से प्रश्न बनता है तो सबसे ज्यादा चांसेस जो होते हैं वो यहां से बनने के होते हैं, और इसका नाम है विटामिन, ठीक है। विटामिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान लगाकर इस चीज को पढ़िएगा। अगर एक बार आपने यहां से पढ़ लिया, आपको दूसरी जगह कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, आपके सारे क्वेश्चन यहां से कवर हो जाने वाले। विटामिन, पहली बात क्या याद रखनी है, हर लाइन में इसमें प्रश्न है, यह अकार्बनिक यौगिक है। क्या है ये, अकार्बनिक यौगिक है। अकार्बनिक यौगिक मतलब कार्बन की मात्रा इसमें नहीं पाई जाती है। इससे पहले हमने जितने भी पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, वो सब क्या बताए थे, कार्बनिक यौगिक है, परंतु ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। दूसरा, अभी तक अपन पढ़ रहे थे शरीर को ऊर्जा देते हैं, शरीर को ऊर्जा देते हैं, यह शरीर को ऊर्जा नहीं देते हैं। क्या याद रखना, ये शरीर को किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं देते हैं, इनकी ऊर्जा देने का काम नहीं है। तो इनका कार्य क्या है, ये क्या कार्य करते हैं, जैव रासायनिक अभिक्रिया,
जैव रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न कराने का काम कौन करवाता है? विटामिन करवाता है। या तो ये एंजाइम के रूप में पाए जाते हैं या इनके बीच में क्रियाएं होती हैं, ये याद रखना है। हर लाइन में प्रश्न है। अपन ने इससे पहले कार्बनिक यौगिक पढ़े, निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक नहीं है? विटामिन नहीं है। निम्न में से कौन ऊर्जा देने का कार्य नहीं करता है? ये विटामिन ऊर्जा देने का कार्य नहीं करता है। अब बात करते हैं कि विटामिन के प्रकार। विटामिन के कई सारे प्रकार हैं, उसकी बात करते हैं। ए बी सी, ये विटामिन के नाम है, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये याद रखना है। विटामिन बी व सी, ठीक है, विटामिन बी व सी दोनों क्या है? जल में घुलनशील है। ये दोनों विटामिन कैसे है? जल में घुलनशील है। वहीं पर ये चारों विटामिन, इन दोनों को ध्यान ले लिया। ये चारों जो विटामिन है वो वसा में घुलनशील है। प्रश्न क्या बनेगा? मैं बोल रहा हूं हर लाइन में आपको प्रश्न मिलेंगे इसमें। निम्न में से जल में घुलनशील कौन है? ठीक है, और बी का नाम डाल देंगे, 3 ये वाला डाल देंगे, इस प्रकार से आ जाएगा। या फिर निम्न में से वसा में घुलनशील कौन सा नहीं है, 3 ये नाम दे देंगे, 1 ये दे देगा। तो ये दोनों जो है वो वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील है, और ये चारों जो है वो क्या है? वसा में घुलनशील है। अब देखो क्या होता है, उसकी बात करते हैं। जब भी हम कोई पत्तेदार सब्जियां लाते हैं, क्या ला रहे हैं? कोई पत्तेदार सब्जियां ला रहे हैं, और पत्तेदार सब्जियां लाते हैं और उन सब्जियों को हम क्या कर लेते हैं? अगर धो देते हैं, धो देना, धोएंगे किससे? पानी से। अगर पानी से धोया तो ये दोनों विटामिन तो क्या है? जल में घुलनशील है, और क्या हो जाते हैं? वो दोनों विटामिन यहां से क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। यही कारण है कि हम सब्जियों से ये दोनों विटामिन हमको बहुत कम मिल जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब्जियों को धोना छोड़ दें, ठीक है। इसके और भी ऑप्शन है खाने के लिए। विटामिन सी के लिए हम बहुत सारी चीजें दूसरी खा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे फल हैं, जैसे कि एस्कॉर्बिक अम्ल इसका नाम है, तो अम्लीय पदार्थ इसके खाइए, ठीक है। ये कहाँ पर मिलेगा? ये धान के छिलकों में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो वहां से दे सकते हैं। मूंगफली के अंदर पाया जाता है, हरी सब्जियां वगैरह, उनसे भी हम इसको क्या कर सकते हैं? ग्रहण कर सकते हैं। एक तो ये चीज याद रखनी है, ये जल में घुलनशील है, इसलिए क्या हो जाता है? ये बह जाता है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति शराबी है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति शराबी है तो उसमें मूत्र का निर्माण ज्यादा होता है, ठीक है। मूत्र का निर्माण मीन्स क्या है? यूरिन, और यूरिन के अंदर किसकी मात्रा पाई जाती है? जल, ठीक है, मीन्स। और ये दोनों विटामिन कहाँ है? जल में घुलनशील है, तो ये यूरिन के साथ क्या हो जाते हैं? शरीर से बाहर हो जाते हैं। शराबी व्यक्ति के अंदर विटामिन बी और सी की कमी हो जाती है, क्योंकि वो तो क्या, मूत्र ज्यादा निर्माण होता है और जल के साथ क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। और इस व्यक्ति को अगर कुछ एग्जाम्पल दे क्या खाना चाहिए, तो संतरे खाने के लिए बोला जाता है उनको, आप संतरे ज्यादा खाइए, ठीक है। यही कारण था कभी जब कोरोना काल चल रहा था, ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो रहा था? हमारे विटामिन बी और सी क्या हो रहा था? हम सब्जियों को धोने के लिए खाने को बोल दिया गया कि सब्जियों को तो धोकर खाइए, ठीक है, कुछ भी जा रहे धोकर खाइए। ये प्रकार के हमको कम मिलने लग गए, तो हमको क्या बोला गया? हमको संतरे खाने चाहिए, ठीक है। इसलिए ये सब चीजें बताई जा रही हैं। हर चीज का साइंटिफिक रीजन है, एवरीथिंग। अगर आप गहराई से पढ़ रहे हैं तो आपको सब चीजें मिलेंगी। एवरीथिंग, हमारे जो मतलब पुराने वेद वगैरह हैं वो पूरे साइंटिफिक बेस्ड नहीं, आप मान के चले। वेदों में लिखा गया फास्ट कीजिए, फास्ट मीन्स उपवास, ठीक है। उपवास करने के लिए हमको कहा गया, तो हम सोच रहे हैं कि किस भगवान की मान्यता है। भगवान की मान्यता बाद में है, पहले ये चीज रखे। अगर हम साइंटिफिक रीजन लें, भगवान की मान्यता अपनी अलग चीज है, साइंटिफिक रीजन रहे तो वीक में एक दिन हमारे पाचन तंत्र को आराम मिले, इसलिए फास्ट करवाया जाता है, ताकि हमारा पाचन तंत्र मजबूत रहे। हर प्रकार की चीजें, पीपल की पूजा करते हैं, पीपल ऐसा पेड़ है जो 24 आवर ऑक्सीजन देता है। तो हर चीजों का साइंटिफिक रीजन हुआ करता है। आप उन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखें तो आपके लिए काम में आएगा, ठीक है। क्या पढ़ा हमने? अकार्बनिक यौगिक ऊर्जा नहीं देते हैं, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न कराते हैं, इनके प्रकारों के बारे में पढ़ा हमने। अब हम इनके अलग अलग एक एक चीजों के बाद एक एक विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ने के लिए जा रहे टॉपिक, और बहुत ही ज्यादा आपके काम में आने वाला। फर्स्ट आएगा विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए, प्रश्न आता है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। क्या नाम है इसका रासायनिक नाम? रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। इसके स्रोत क्या हो सकते हैं? सब में कॉमन चीज याद रखनी है,
रासायनिक नाम क्या है, स्रोत क्या हो सकते हैं, कमी से कौन सा रोग होगा, बस उसके अलावा इसमें कुछ ज्यादा याद करने जैसा नहीं है। रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। स्रोत क्या हो सकते हैं, इसका स्रोत हो सकता है गाजर, ठीक है, विटामिन ए से भरपूर होता है। इसके बाद क्या हो सकती है, हरी सब्जियां, हरी सब्जियां आपको सब में मिलेगी, ठीक है। अब एक नाम और लिखवाने जा रहा हूं, ठीक है, कोई भी फ्रूट खाओ, गोल्डन राइस, ठीक है। गोल्डन राइस, सर क्या सोने के राइस बना दिए हैं, नहीं, सोने के राइस नहीं बनाए, इसमें क्या होता है वो बात करते हैं। यह क्या है, एक संकर प्रजाति है, क्या है, संकर प्रजाति, कैसा है, किससे संकरित है वो भी बात करते हैं। गाजर के अंदर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, मैंने बोला विटामिन ए पाया जाता है, तो विटामिन ए जिस जीन में पाया जाता है उस जीन को गाजर के अंदर से निकालकर राइस के अंदर उसको क्या किया जाता है, डाला जाता है, ठीक है। ये सब क्रियाएं जब संकरण वाला पढ़ेंगे तब उसमें बताए जाएंगे कौन कौन सी विधियों के द्वारा किया जाता है। और नए चावल बनाए जाते हैं जिसको गोल्डन राइस कहते हैं, और विटामिन ए से क्या होते हैं, ये भरपूर होते हैं। क्वेश्चन क्या आता है, ऐसी कौन सी संकर प्रजाति है जिससे विटामिन ए प्राप्त होता है, ठीक है। राइस के अलग अलग नाम दिए जाएंगे, ठीक है, राइस के भी बहुत सारी प्रजातियां, बासमती है, वैसे आपको जब ये पढ़ाया जाएगा इनके तब उसके अंदर बताया जाएगा। तो उसमें गोल्डन राइस आपको याद रखना है, क्या है, विटामिन ए से भरपूर है। किसकी संकरण प्रजाति है, तो गाजर की संकरण प्रजाति है। अब बात करते हैं अगर इसकी कमी हो जाए, कमी होने पर आपने नाम सुन रखा होगा रंतोधी रोग, ठीक है। रंतोधी रोग क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ठीक है, रात्रि में नहीं दिखना, ठीक है। परंतु 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 ठीक है, यह रोग किसमें होता है, बच्चों में, ठीक है। आपको कहीं भी किताबों में जाओगे तो यही चीज मिलेगी, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रंतोधी रोग, ठीक है। बच्चों में तो ये होता ही। अगर हम बड़ों की बात करें तो, ठीक है, बड़ों की बात करें तो इसमें जीरोथैलेमिया रोग होता है, ये याद रखना है आपको। ऐसा प्रश्न आता है कि विटामिन ए की कमी से बड़े मीन्स, ठीक है, 21 ईयर ओल्ड से आगे वाले बच्चे जो छोटे हैं, तो किशोरावस्था से ऊपर निकल गए हैं, उनको कौन सा रोग होता है, तो जीरोथैलेमिया रोग होता है। और इसमें क्या होता है, तो आंखों में शुष्कता आ जाती है, आंखों में शुष्कता, रिलेटेड तो दोनों आंखों से ही है परंतु रोगों के नाम अलग अलग है। रंतोधी रोग बच्चों में होता है, यहाँ पर क्या है, ये जीरोथैलेमिया बड़े लोगों में ये होता है, ठीक है। एजेस वाले में इतना याद रखना है, इसका रासायनिक नाम याद रखना है, कहां से प्राप्त होते हैं, कौन सा रोग होता है, इतना याद रखोगे काफी हो जाएगा। चलो अब हम आगे पढ़ते हैं विटामिन बी की तरफ, ठीक है। बिल्कुल ही अच्छा टॉपिक है हमारे लिए विटामिन बी। विटामिन बी के कई प्रकार हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कई प्रकार है, मतलब विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, इस प्रकार के प्रकार है। तो क्या क्या हो रहा है उसकी बात करेंगे हम, ठीक है। विटामिन कौन कौन से याद रखने वो बात करें, पहले इसके स्रोत की बात कर ले आप, ठीक है। स्रोत क्या क्या हो सकता है विटामिन बी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया विटामिन बी में स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, एक तो दूध, ठीक है, सब चीजें कॉमन है, बार बार आ जाएंगी, कोई वैसी बात नहीं है, ठीक है। हरी सब्जियां ले लेना, ठीक है, जल में घुलनशील हरी सब्जियां धुल जाती हैं वगैरह है, ठीक है। समुद्री भोजन वगैरह से, मछली से, इस प्रकार से, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या बोलते हैं, समुद्री भोजन। एक से याद रखना है कि कहां से, एक इसमें आता है मूंगफली का तेल से भी ये मिल जाता है, थोड़ा सा जो अलग है वो लिखवा देता हूँ, ये वाला ये हो जाता है, ठीक है। यहां तक आपको याद रहेगा। अब इनके अलग अलग प्रकार के बारे में बात करेंगे। विटामिन बी 1, इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, थायमीन, क्या नाम है, थायमीन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, रोग की बात करें हम, कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। क्या होता है बेरी बेरी रोग में, जैसे रंतोधी रोग में आंखों में दिखना बंद हो जाता है, उसी प्रकार से ये क्या हो जाता है, किससे रिलेटेड है, यह रोग जो है वो फर्स्ट तो क्या है, शरीर को कम भूख नहीं लगना, भूख नहीं लगना, भूख नहीं लगना तो कमजोरी आना स्वाभाविक है और हम बीमार पड़ जाएंगे। इसके अलावा इसका क्या है, ये हृदय रोग उत्पन्न करता है, और एक है पक्षाघात। इस प्रकार के इनसे
रोग निर्मित हो जाते हैं। क्या बोला, विटामिन बी का रासायनिक नाम है, रोग से कौन सा होता है, बेरी रोग। लक्षण क्या है, भूख नहीं लगना, कमजोरी आ जाना, हृदयाघात और पक्षाघात भी हो सकते हैं। यहाँ तक आपको याद रहेगा। इसके बाद बात करते हैं विटामिन B2। ठीक है, विटामिन बी का नाम है नियोसिन। ठीक है, यहां तक आपको याद रहेगा। जो इंपॉर्टेंट है वही लिख रहा हूं, वैसे बहुत सारे हैं। इसके बाद है, आपको क्या याद रखना है, एक विटामिन B12। ठीक है, साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, साइनोकोबाल्मिन इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, कहां पर पाया जाएगा, कोबाल्मिन किससे बना है, कोबाल्ट। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना है। ठीक है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, कोबाल्ट। साइनोकोबाल्मिन है, कहां पर पाया जाता है, तो कोबाल्ट के अंदर पाया जाता है। अब क्या होता है वो बात करते हैं। अगर विटामिन B12 की कमी हो जाती है, क्या हो जाती है, विटामिन B12 की कमी हो जाती है, तो हमको कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है, खून की कमी। ठीक है, एनीमिया रोग हो जाता है। एक्चुअली होता क्या है, विटामिन बी की कमी से, B12 की कमी से, विटामिन B12 की अगर कमी हो जाती है तो हमारे जो RCB होता है, सॉरी कौन सी रक्त कणिकाएं जो है हमारी, रक्त कणिकाएं जो है उनका आकार जो होता है वो बढ़ जाता है। आकार क्या हो जाएगा, आकार बढ़ जाता है और वो क्या हो जाता है, प्लीहा में नष्ट हो जाती है। और प्लीहा में नष्ट हो गई है, रक्त कणिका रक्त बनाए काम कर रही है, तो उनका आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। प्लीहा जिसको नष्ट कर देता है, क्योंकि प्लीहा का क्या काम होता है कि जो भी अलग प्रकार की रक्त कणिकाएं होती है, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, जो जिस साइज में नहीं हो। ठीक है, जब रक्त की पढ़ेंगे तब हम इसको पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, 3 प्रकार की रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, इन सब के बारे में हमको पढ़ना है। अभी सिर्फ हमको इतना पढ़ना है, ये प्लीहा इनको नष्ट कर देता है, हमको क्या हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है B12 की कमी से। एक और याद रखना है आपको, हम देख रहे थे कि एनीमिया रोग आरबीसी की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है, आरबीसी का आकार चेंज हो जाता है और प्लीहा उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। एक और याद रखना है B5। ठीक है, इसका नाम क्या है, तो पेंटाथेलिक अम्ल। पेंटाथेलिक अम्ल। और इसलिए ये बताया जा रहा है इंपॉर्टेंट क्या है, B5 तथा B3 ये दोनों की कमी होने से हमारे शरीर में एक रोग उत्पन्न होता है जिसको बोलते हैं पेलेग्रा। ठीक है, पेलेग्रा नामक रोग की उत्पत्ति होती है और पेलेग्रा रोग को क्या बोलते हैं, D3 रोग बोलते हैं। क्या है D3 रोग, हमको ये याद रखना है। ठीक है, D3 से पहला D है डिमेंशिया, इसके बाद है डर्मेंटाइटिस, ठीक है, डर्मेंटाइटिस, और एक और होता है जिसको बोलते हैं डायरिया। ये 3 प्रकार के रोग इन तीनों से हो जाते हैं, डिमेंशिया, डर्मेंटाइटिस और डायरिया। ये रोग होते हैं, इसलिए इसको D3 रोग भी कहा जाता है। हालांकि ये अंदर वाला आपको नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा इनकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो पेलेग्रा रोग हो जाता है। विटामिन बी हो जाए, अब हो गया। अब हम विटामिन सी की तरफ बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब विटामिन सी, क्या नाम है विटामिन सी का, एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। अम्ल से स्पष्ट है, तो स्त्रोत भी कैसे होंगे, जो अम्ल हमको देते हो स्त्रोत इसके कौन कौन से हो सकते हैं उसकी बात करें। स्त्रोत जो इसके हो जाएंगे कौन होगा, आंवला। ठीक है, और होता है संतरा, आंवला, संतरा। ठीक है, हरी मिर्च भी आएगी इसमें। हरी मिर्च तो अक्सर खट्टी नहीं लगती है। ठीक है, इसके अंदर एक जीन ऐसा पाया जाता है जो हमको अम्ल देने का काम करता है, इसलिए हरी मिर्च हो जाएगी। विटामिन सी के स्त्रोत हो गए। विटामिन सी की कमी से रोग कौन सा होगा, स्कर्वी रोग। ठीक है, स्कर्वी रोग क्या होता है, स्कर्वी रोग हमको दांतों और मसूड़ों में, दांतों व मसूड़ों में रक्त आना प्रारंभ हो जाता है। दांतों और मसूड़ों में रक्त आना प्रारंभ हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, स्कर्वी रोग बोलते हैं। ठीक है, ये स्त्रोत हो गए, इसके होने वाले रोग हो गए, बस इसके अलावा इसमें कोई ज्यादा
नहीं है आपके। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शिफेरोल। कैल्शिफेरोल बिल्कुल इजी है। विटामिन डी का नाम क्या है? कैल्शिफेरोल है। इसके स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? ठीक है, इसके स्रोत क्या क्या होंगे? दूध, ठीक है, अंडे, एक नाम और लिख रहा हूं मैं, त्वचा। ये कभी कभी हम बात करते हैं कि सूर्य के प्रकाश में बैठने पर क्या हो जाता है, हमको विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से मिल रहा है। सूर्य के प्रकाश से नहीं मिल रहा है, क्लियर कर रहे हैं। सूर्य के प्रकाश में हमारी त्वचा जो है वो क्या कर लेती है? सूर्य के प्रकाश में हमारी त्वचा विटामिन डी को बनाने का काम करती है, ये याद रखना। इसलिए मैंने इसको त्वचा भी नाम रखा है। इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से जो रोग होता है उसका नाम है रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स क्या कहलाता है? हड्डियां कमजोर, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या, कौन सा रोग कहलाएगा? रिकेट्स। इसकी कमी से कैल्शियम, कैल्शियम की कमी है, दिख रहा है, इसलिए इसको हड्डियों से रिलेट आप कर सकते हैं। कैल्शिफेरोल तो हड्डियां, रिकेट्स इसको नाम कहते हैं। यह रोग जो होता है वो बच्चों में होता है। ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, वो याद रखनी है। रिकेट्स रोग कहां पर होता है? बच्चों में होता है। तो फिर बड़ों में जो होता है वो ऑस्टियोपोरोसिस नाम का रोग होता है। ऑस्टियोपोरोसिस नाम का रोग होता है। और इसमें क्या होता है? यहाँ हड्डियां कमजोर है, यहाँ हड्डियां जो होती हैं वो छिद्रित हो जाती हैं। हड्डियां छिद्रित मीन्स हड्डियों में छेद हो जाते हैं, छोटे छोटे हड्डियां क्या हो जाएंगी? छिद्रित हो जाएंगी। समझ में आ गया आपको? ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां छिद्रित हो जाती है। रिकेट्स रोग होता है दूध में, कैल्शिफेरोल इसका नाम है। इसके अलावा आपको इसमें कोई ज्यादा याद नहीं रखना है। ठीक है, दूध ये सब हो जाएगा। चलो हाँ, एक चीज और आपको याद रखनी है। जंतुओं में जो होता है, जो जंतु है उसके अंदर विटामिन डी किस रूप में होता है? कोलेस्ट्रॉल के रूप में होता है। ठीक है, जंतुओं में कोलेस्ट्रॉल के रूप में होता है। वहीं अगर पादपों की बात करें, ठीक है, पादपों की बात करें तो इर्गोस्टेरोल के रूप में होता है। दो तीन चीजें वो याद रखनी है हमको। जंतुओं में कोलेस्ट्रॉल के रूप में होता है, पादपों में इर्गोस्टेरोल के रूप में होता है, बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग होता है जिसमें हड्डियां छिद्रित हो जाती हैं, बच्चों में रिकेट्स। ये जो है वो आपको हर किताबों में मिलेंगे। ये जो दूसरे जो रोग है वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, वहीं से आपको नोट डाउन कर लेना, नहीं मिलेंगे नहीं तो आपको। ठीक है, स्रोत का कोई रिलेटेड इतना ज्यादा नहीं है, आप स्रोत को नॉर्मली ले सकते हैं। चलो अब बात करते हैं हम विटामिन ई की। ठीक है, ज्यादा देरी नहीं करेंगे हम, बिल्कुल छोटे छोटे के बारे में बात है तो उसकी बात करेंगे। विटामिन ई का जो है नाम मिटाना रहेगा। विटामिन ई का नाम है टेकोफेरोल। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेकोफेरोल इसका नाम है। अब इसका बात करते हैं, इसके स्रोत क्या हो सकते हैं? इसके स्रोत है वो बादाम का तेल, ठीक है, और अंकुरित बीज, ये दो हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे हो जाते हैं, आप लोगों को इतना याद रखना है इनको। ठीक है, विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन या सौंदर्य विटामिन भी बोला जाता है। ठीक है, सौंदर्य विटामिन बोला जाता है। विटामिन ई की टैबलेट्स बहुत सारी मिलती है मार्केट से लाकर, उसको फेस पे भी लगाया जाता है। डॉक्टर को पूछकर इस चीज के बारे में, बालों में भी लगाया जाता है। ये सौंदर्य विटामिन है, ये त्वचा का ऑक्सीकरण के द्वारा क्या करता है? त्वचा में निखार लाता है। एक्चुअली मैटर ये है, क्या है? त्वचा को ऑक्सीकरण करके ये क्या लाता है? त्वचा में निखार लाता है, वही चीज है। तो सौंदर्य विटामिन भी इसको बोला जाता है, इसलिए इसी को क्या बोलते हैं नाम? जनन विटामिन। ठीक है, क्या कर रहा है यह विटामिन जो है वो? क्या करता है कि जनन क्षमता को भी प्रभावित करता है, हमारी जनन क्षमता को बढ़ाता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो रोग कौन कौन से होंगे? कमी होगा मतलब क्या हो जाएगा? रोग हो जाएगा। पुरुषों के अंदर, पुरुष के अंदर होता है नपुंसकता। ठीक है, पुरुषों में नपुंसकता हो जाएगी और महिलाओं में बांझपन। ये
इस प्रकार से याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है, टेकोफेरोल इसका नाम है, बादाम का तेल और अंकुरित बीज से मिल जाता है। विटामिन, सौंदर्य विटामिन क्यों कहा जाता है, शरीर में निखार लाने का काम कर रहे हैं इसलिए ये सौंदर्य विटामिन बोला जाता है। ये जनन विटामिन क्यों बोला जाता है, कि हमारी जनन क्षमता को प्रभावित करता है इसलिए इसको जनन विटामिन कहते हैं। कमी से रोग कौन से होते हैं, नपुंसकता, और इसमें कौन सा होता है, बाझपन होता है। ठीक है, लास्ट विटामिन हमारा एक बचा है, उसको पढ़ के आज की क्लास हमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, विटामिन के, नाम क्या है इसका, फिनोक्विनोन। विटामिन के, फिनोक्विनोन कहाँ से मिलता है विटामिन के, बिल्कुल इजी है, इसके स्रोत कोई ज्यादा अपन को वो नहीं है, दूध। ठीक है, दूध है, आंवला है, बहुत जगह से ये प्राप्त हो जाता है। आधी आधी मीठी, बादाम ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं, बादाम है, पालक है, नॉर्मली कहीं ईटीसी लिख देना, कोई वो नहीं है। ठीक है, क्या होता है इसकी कमी से, हेमरेज। ठीक है, इसकी कमी से हेमरेज हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमना। अगर रक्त का थक्का नहीं जमेगा, रक्त बह जाएगा और इंसान की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें कितना याद रखना है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फिनोक्विनोन है। रोग कौन सा हो जाता है, हेमरेज हो जाता है। हेमरेज रोग में क्या है, एक्चुअली तो रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। ठीक है, हमको इतना याद रखना है, इसके अलावा कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है। आज हमने प्रोटीन, वसा और विटामिन के बारे में बहुत गहराई से अध्ययन करा है, और इससे बाहर बहुत ही कम क्वेश्चन आपके लगभग मैंने पूरा कवर करवा दिया है। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।